फोन कस्टमर लेता है एक बार, किसी ने फोन लिया वो 1 साल 2 साल 3 साल चलाएगा, बट कवर टेम्पर्ड वो हर महीने चेंज करता ही करता है। वो मोबाइल फोन से 10x सेल है कवर और टेम्पर्ड की। हमारा टारगेट ये है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में रोज का 10,000 रुपए का ऑनलाइन माल बेचना है, जो कि 70 लाख रुपए होता है, यानी कि महीने में मोटा मोटी 21 करोड़ रुपए का। उड़ान पे हम उस टाइम 30 40 50 लाख रुपए का माल बेचते, तो हम देखते थे यार 3 4 5 लाख रुपए तो हम इनको कमीशन ही दे देते हैं महीने का, इससे बड़े हम अपना खुद ही वेबसाइट वगैरह बना लें। आज हम बात करने वाले हैं B2B इंडस्ट्री के बारे में, किस तरीके से B2B ऑनलाइन भी किया जा सकता है। जो आज हमारे साथ में आए हैं वो B2B काम कर रहे थे ऑफलाइन के अंदर, और अब वो ऑनलाइन के अंदर स्विच हो रहे हैं। बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है आपको कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, और बहुत सारी इंसाइट भी मिलेगी। मेरा नाम अर्जुन है और मेरी कंपनी का नाम है द कलेक्शन। द कलेक्शन kb.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। KB मीन्स करोल बाग, जिससे हम करोल बाग को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम करोल बाग में 6 साल से पुराने हैं। लगभग 6 साल हमने ऑफलाइन काम किया और सितंबर 2023 से ही हमने अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया है। बिकॉज अब हमें जैसे लग रहा है कि धीरे धीरे सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, B2C D2C, तो हम भी B2B को ऑनलाइन ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना B2B इसमें काम आगे बढ़ाएं। थोड़ा समझाओ मेरे को अपने काम के बारे में ना, क्योंकि मैं तो दिल्ली वाला हूँ, मुझे गफार पता है, करोल बाग पता है, वहाँ पे क्या चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से उनको देख रहे हैं जिनको नहीं पता, तो थोड़ा अपना काम बताओ। देखिए ऐसा है कि पहले हम ऑफलाइन काम करते थे, फिर हमने उड़ान पर सेलिंग करना चालू किया, फिर उड़ान मोबाइल एसेसरीज कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। तो हमने देखा कि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। किसी को अगर कोई बिहार से है, या कोई वेस्ट बंगाल से है, या कोई झारखंड से, या कोई आसाम से है, उसको अगर दिल्ली बाइंग करने आना है तो उसे अपनी दुकान बंद रखनी पड़ती है, और उसकी दुकान का पीछे लॉस भी होता है, दुकान बंद रहती है, और उसका आने जाने में ट्रैवल का खर्चा होता है, उसके 2-3 दिन खराब भी होते हैं, और उसे पता चले छोटी बाइंग करनी है तो वो आ ही नहीं पाता है, वो अपनी वैराइटीज फुलफिल कर नहीं पाता है। तो हमने यहाँ मार्केट में गैप खाली देखा कि हम क्यों ना इसको B2B मॉडल पर लाऊं। किसी को अगर 5,000 का भी माल चाहिए, 10,000 का माल चाहिए, तो उससे दुकान पे बैठे बैठे मिल जाए। आज B2C के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, स्नैपडील है। B2B के लिए ओनली एक ही ऑप्शन था, उड़ान, जो भी मोबाइल एसेसरी कैटेगरी में बंद हो गया। तो हमें मार्केट गैप दिखा, तो हमने इसको स्टार्ट किया कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुल करें, और जिसको थोड़ा भी माल चाहिए तो उसको दिल्ली आने की जरूरत ना पड़े। वो 5,000 का भी माल मंगा ले, 10,000 का भी माल मंगा ले, और पूरा देख के सब कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल चेक करके सारा माल अपना ऑनलाइन मंगवा ले। और सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है कि हम उनको कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी देते हैं। कि कई लोग कहते हैं कि यार अभी हमारे पास फंड नहीं है, माल पता नहीं कितने दिन में आएगा भी या नहीं आएगा, तो हम उन्हें कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी देते हैं। कई लोग होते हैं जैसे दिल्ली में सारा काम मोस्ट ऑफ कैश में होता है, कई लोगों का कैश नहीं होता है, तो हमने उनको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी दे रखी है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो। उन्हें 30-35 दिन का, 40 दिन का, 45 दिन का, आगे जैसा भी उनका क्रेडिट कार्ड है उनको क्रेडिट सपोर्ट भी मिल जाता है वहाँ पे। तो उनकी वो भी एक वर्किंग कैपिटल थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, जिससे और भी ज़्यादा वो हमसे बाइंग करते हैं, और भी ज़्यादा उनका काम चलता रहता है, और भी ज़्यादा वो वैरायटी बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा पहले ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं, फिर उड़ान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में आपकी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, कैसे ऑनलाइन इस चीज़ को क्रैक कर रहे हो। सबसे पहले ऑफलाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जैसे आपने बताया कि दिल्ली में लोग आ रहे हैं अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहरों से माल खरीदने के लिए और अपनी दुकान पर रखने के लिए और बेचने के लिए। उसके बाद में छोटी क्वांटिटी लेने के लिए उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। ये सारी प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे थे। तो पहले मेरे को बताओ, जो लोग आ रहे हैं वो क्या क्या लेने के लिए आते हैं। देखिए जो लोग आ रहे हैं, पहली बात तो दिल्ली का अपने आप में एक फेम है। मतलब हर व्यापारी का सपना होता है कि वो दुकान चालू करे तो एक बार वो दिल्ली बॉम्बे जरूर जाके आए। उससे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं दिल्ली देख के आऊँ। तो एक बार तो वो दिल्ली आ जाते हैं, फिर दोबारा माल के बाइक के लिए उन्हें मैनुअली काम करना पड़ता है। काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि उनको मल्टीपल लोगों से काम करना पड़ता है। हमने ये चीज़ हटा दी है। जैसे आप गफार में आएंगे करोल बाग में, तो पर्टिकुलर कवर की अलग दुकान है, टेम्पर्ड की अलग दुकान है, एसेसरीज की अलग दुकान है। तो हमने क्या किया, तीनों को क्लब कर दिया है कि उसे एक ही जगह सारी वैरायटी हो जाए। हम 500 से भी प्लस वैरायटीज अपनी वेबसाइट पे देते हैं, और डे बाई डे हमारी वैरायटी बढ़ती जा रही है। सबसे पहला तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि एक ही जगह उसे भटकना ना पड़े, और एक ही जगह उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। माल में सबसे ज़्यादा माल कौन सा बिकता है नॉर्मली, अगर मैं ऑफलाइन की बात करके चलूँ? ऑफलाइन में तो सारा ही बिकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं बिकता। जितना ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा माल बिकेगा। कई दुकानदार कॉम्बो बना के भी बेचते हैं, मतलब 200-300 में वो टैंप कवर भी दे देते हैं, टेम्पर्ड भी देते हैं, साथ में ईयरफोन भी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर खाली एक ही चीज़ बिकती है। हाँ, लेकिन टेम्पर्ड ज़्यादा इसलिए बिकता है क्योंकि टेम्पर्ड एक तो क्या है कि फ़ोन करते ही टूट जाता है, टेम्पर्ड की सेल सबसे ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि टूटने के बाद लोग उसे तुरंत चेंज कर देते हैं। एक तो देखने में इरिटेशन होती है, दूसरा कि बताया जाता है कि अशुभ होता है, मतलब टूटा हुआ टेम्पर्ड नहीं लगाना चाहिए, अशुभ होता है। तो इस वजह से टेम्पर्ड का अगर मार्केट शेयर में बात करूँ तो 50% है, बाकी सब में 50% चीज़ें और आ गई। ठीक है, मैं टेम्पर्ड को थोड़ा सा ब्रेकेज करता हूँ। जो शोरूम वाले हैं, एक टेम्पर्ड को लगाते हैं वो 500 रुपये में, 1000 रुपये में, कुछ 1500 रुपये में बेच रहे हैं। उसमें फिर आपको बहुत क्लीनिंग किट भी मिलती है, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है। उसके बाद में आपके घर के आसपास दुकान वाले लोग हैं जहाँ से आप फ़ोन लेते हो, वो 200 रुपये भी लगा देते हैं। और अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, 50-50 रुपये में टेम्पर्ड
लगा के सब कुछ क्लीन करके सब कुछ देते हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा मान के चल रहे हैं, हमको एक बंदा देख रहा है जिसके खुद की दुकान है या वो दुकान शुरू करने का प्लान कर रहा है, तो आप बताओ कि अगर वो परचेज कर रहा है तो इन तीनों कैटेगरीज को वो कैसे समझेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई 50 रुपए वाला है तो वो दिन में बल्क में टेम्पर लगा रहा है, 100-200 लगा रहा है। जो 200-300 रुपए में लगा रहा है वो दिन के 20-30 ही टेम्पर लगा रहा है, और जो शोरूम वाला है वो दिन के 5-7-8-10 ही टेम्पर लगा रहा है। रीजन क्या है कि जो रेडी पटरी पे है उसका खर्चा कम है, तो उसको 50 में भी पोसा जाता है लगाना। जो दुकान वाला है उसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा और प्रीमियम चार्ज करता है, और जो शोरूम वाला है उसका बहुत ही ज़्यादा खर्चा है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करता है। क्वालिटी सेम है? क्वालिटी अप्रॉक्स सेम है, 19-20 का फर्क होता है, उससे कोई इतना मेजर फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। और बल्क में कितने रुपए का रेट पड़ता है इसका? देखिए, हमारी वेबसाइट पे 7 रुपए से स्टार्ट होता है, 7 रुपए से लगभग 50-60 रुपए तक के टेम्पर्ड है हमारी वेबसाइट पे। बाकी डिपेंड ऑन करता है कि कस्टमर क्या पसंद कर रहा है। काफ़ी सारे आजकल कर्व फोन आते हैं, जैसे सैमसंग S22 अल्ट्रा वगैरह हो गया, S24 अल्ट्रा हो गया, इसके थोड़े 70-80-90-100 रुपए तक के आते हैं। बाकी जो नॉर्मल फ़ोन है, रेडमी, MI वगैरह, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इनके 20-30 रुपए, 40 रुपए अच्छे आते हैं। वैराइटीज़ बहुत हो गई आजकल। क्लियर होता है, प्राइवेसी होता है, मैट ग्लास होता है, अलग अलग है। जो गेमिंग वाले हैं वो मैट लगाते हैं, बाकी जो ज़्यादा प्राइवेसी रखना चाहते हो प्राइवेसी ग्लास लगाते हैं, आजू बाजू वालों को दिखे ना। तो मार्जिन कितना बनेगा दुकानदार का? जैसे अगर कोई 7 रुपए वाला ले रहा है, 7 रुपए वाला कितने रुपए लगा के बेच सकता है वो? देखिए, 7 रुपए वाले का तो 30-40-50 रुपए ही मिलता है। बाकी जो 20-30 रुपए वाले हैं वो 100 रुपए के आसपास लगते हैं। और इसमें फ़ोन का भी हिसाब किताब होता है। जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपये वाला फ़ोन है तो फिर 100 रुपये में ही लग जाएगा। 20,000 वाला फ़ोन है तो वही टेम्पर थोड़ा महंगा लगता है, बिकॉज जिसका ज़्यादा महंगा फ़ोन है वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा करेगा। खरीद उतनी ही आती है? अप्रॉक्स इतनी ही है, लगभग 1-2 रुपये का फ़र्क होता है। होलसेल मतलब मॉडल्स के प्राइस नहीं होते हैं, लगभग वही सेम प्राइस होता है। ठीक है। और उसके बाद जो आप बता रहे हो 70-80 रुपए के आ रहे हैं, 100 रुपए के आ रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? वो एक्चुअली बेसिकली कर्व फ़ोन के आते हैं, जैसे कि सैमसंग S24 अल्ट्रा हो गया, जो इस तरह के फ़ोन है जो साइड में घूमे हुए होते हैं, वो इसलिए थोड़ा महंगा आता है, प्रीमियम होता है, और वो UV ग्लू से लगता है तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है वो। ठीक है। तो मैंने देखे कुछ कवर्स ऑनलाइन जो बिक रहे हैं, उनमें ना सब कुछ आता है। क्लीनिंग किट भी आती है, ये भी आता है, वो भी आता है, मैपर, प्लॉटर, पता नहीं क्या क्या आता है। तो वो भी मिलता है 50-60 रुपए? हाँ, वो 70-80 रुपये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी में आता है। बाकी और में जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे कुछ क्लीनिंग किट वगैरह की। वो तो बाकी जिसके पास आप लगवाने जाते हैं दुकानदार, उसके पास तो होता ही है सब कुछ। ठीक है। जो 70-80 वाला है वो 500 रुपए 400 रुपए निकल जाता है? हाँ, 300, 400, 500 डिपेंड ऑन आप कहाँ लगवाने जा रहे हो। अगर आप किसी अच्छे शोरूम में जा रहे हो तो वहाँ का प्रीमियम लगेगा, थोड़े हल्के शोरूम में जा रहे हो तो वहाँ का अलग लगेगा। क्वालिटी लगभग सेम ही होती है, कोई ज़्यादा कोई मेजर फर्क। मतलब 3 गुना से 4 गुना कमा सकता है? यस यस यस, आराम से। ठीक है। और इसमें कुछ ब्रेकेज नुकसान भी होता है? ब्रेकेज तो इतना नहीं होता है इसमें, अगर केयरफुली माल जा रहा है, अच्छे से पैक होकर जा रहा है। जैसे हम 2 बार माल चेक करके बेचते हैं और उसको अच्छी तरह से पैक करते हैं, उसके अंदर थर्माकोल का कार्टून लगाते हैं, ऊपर नीचे फोम लगा के बेचते हैं, तो ब्रेकेज हमारे यहाँ से तो नहीं जाता है। बाकी ट्रांसपोर्टर अगर उल्टा सीधा पटकता है या उसके ऊपर बैठ जाता है तो फिर थोड़ी बहुत। नहीं, दुकानदार की बात करके चले, दुकानदार ने किसी का लगाया, लगाते लगाते टूट गया या कुछ भी हुआ, ऐसे अगर देखो अनएक्सपीरियंस है तो हो सकता है शुरू में 1-2 बबल वगैरह आ जाए, बट जैसे ही वो 10 बार 13 बार 14 बार लगाएगा तो उसका हाथ सेट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर ही दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद की कैटेगरी क्या है? एक टेम्पर्ड का काम समझ में आ गया आपको, और क्या क्या प्रोडक्ट जो हाई वॉल्यूम में जाता है? हाई वॉल्यूम में उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा अभी जाता है नेक बैंड। नेक बैंड सबसे ज़्यादा इसलिए जाता है क्योंकि हमारे यहाँ गिग वर्कर बहुत हैं, जोमेटो, स्विगी, पोर्टर पे काम करने वाले। वो क्या होता है, ईयरफोन लगाते हैं तो वायर अटैच करता है, मतलब वायर उनको इरिटेट करता है, और वो TWS लगाते हैं तो गिर जाता है, वो चलते चलते बाइक चलाते हुए गिर गया। तो नेक बैंड क्या है, वो गले में फिट हो जाता है, वो गिरता नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा अभी अच्छा बिकता है और हर दुकानदार की वो नीड है, हर कोई लगता है वो। और कितने रुपए का, कितने रुपए में बिक सकता है मतलब? वो हमारी वेबसाइट पे लगभग 130 रुपये से स्टार्ट होता है, 200-250 रुपये तक होता है, फिर वो भी 400, 500, 600 रुपये में आगे सेल होता है। जो 130-150 वाला है वो 250-300 में बिकता है, मतलब 2x 3x तो हो ही जाता है। ठीक है। 2x 3x होता है। ठीक है। फिर केसेस की अगर बात करके चले तो? देखिए, केसेस भी हमारी वेबसाइट पे 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं, 10 रुपये से लेके आई थिंक 200-250 रुपये तक है हमारी वेबसाइट पे। तो जैसा डिज़ाइन है, जैसी क्वालिटी है, उसका वैसा प्राइस है। और वो भी जैसे 10-15-20 रुपये वाला है वो 80-100 रुपये का बिकता है, जो 30-40 वाला है वो 200-250 को बिकता है। वही 3x 2x 4x की कैलकुलेशन है। बाकी डिपेंड करता है आपकी दुकान कैसी है। अगर दुकान आपकी अच्छी खूबसूरत बनी हुई है तो 5x भी हो जाएगा, अगर दुकान थोड़ी आपकी नॉर्मल सी है तो 2x 3x होगा। क्योंकि आप कौन सी जगह पे बेच रहे हो वो मेजर करता है। अगर आप रेडी पटरी में बेच रहे हो तो 80-100 रुपये से महंगा नहीं बिकेगा, क्योंकि वहाँ उसकी वर्थ उतरी है और वहाँ पे उतना ही पैसा मिलेगा। अगर अच्छी थोड़ी दुकान बना के बेच रहे हो तो वहाँ 150-200, और बहुत ही लग्जरियस दुकान बना रहे हो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह, तो फिर वहाँ पे 400, 500, 600 में मिल जाएगा। समझ गया। और अभी एक नई इंडस्ट्री बनती हुई दिखाई दे रही है स्किन्स की, ऑल्दो बहुत पुरानी थी बट अभी एक नई बन रही है। तो आपको लगता है कि स्किन मोबाइल केसेस को रिप्लेस कर पा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा स्किन मोबाइल केसेस को, क्योंकि
अगर वो स्किन भी लगाएगा तो भी उसको ट्रांसपेरेंट कवर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको सेफ्टी तो चाहिए ही। आजकल फ़ोन स्लिम आ रहे हैं, गिर जाते हैं, तो आजकल पीछे भी फ़ोन्स में ग्लास होता है, पीछे बैक साइड भी ग्लास होता है, तो ऐसा कोई है नहीं दिक्कत। और एक्चुअली दिक्कत सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, फ़ोन कस्टमर लेता है एक बार, किसी ने फ़ोन लिया वो 1 साल 2 साल 3 साल चलाएगा, बट कवर टेम्पर्ड वो हर महीने चेंज करता ही करता है। तो मोबाइल फ़ोन से 10x सेल है कवर और टेम्पर्ड की, उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा। और आदमी ये कहता है कि चल फ़ोन तो चेंज कर ही ना, इससे बड़ा कवर टेम्पर्ड तो चेंज कर ही देते हैं। फिर क्या है कि जैसे गर्मी है, गर्मी में पसीने आते हैं, उसका फ़ोन कवर थोड़ा ख़राब हो गया तो फिर कवर वो चेंज करता है, ठीक है। तो इसकी सेल 10x है और इसकी हमेशा, फिर स्किन से भी बोर हो जाएगा, कोई भी लगाएगा स्किन 1-2 महीने बाद बोर हो जाएगा, फिर वो कवर ले लेगा, फिर 1-2 महीने कवर लगाएगा, फिर उसके बाद बोर हो जाएगा, फिर वापस स्किन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये चलता रहता है। और स्किन का क्या प्राइस बैठता है? स्किन भी क्वालिटी डिपेंड है, 100-150 में दुकानदार लगा देते हैं और दिल्ली से वो 15-20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये की निकलती है वो। और सबसे बेस्ट क्वालिटी कितने की पड़ेगी इसके? 30-40 रुपये मैक्सिमम है। बस इससे ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे इंटरनेट पे भी बिक रहे हैं जो 500-600 रुपए की स्किन बेच रहे हैं। वो एक्चुअली 500-600 को बिक रहे हैं, उसमें 100-150 तो GST है, फिर उसके बाद 150-200 रुपये कमीशन है अमेजोन फ्लिपकार्ट का या जहाँ से भी वो ले रहे हैं, फिर शिपिंग भी है, बाकी प्रोडक्ट तो वही है। बाकी बस ऑनलाइन है फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे वो 10x वैल्यू पे बिकता है, ऑफलाइन वही चीज़ 3x 4x 5x पे बिकती है। ठीक है, समझ गया मैं। तो बता, अगर किसी को भी दुकान शुरू करनी है, मान के चलते हैं, तो उसको क्या क्या माल रखना चाहिए इनिशियली? मान के चलते उसके बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या क्या काम करे वो एक्सेसरीज का अगर काम करना चाहता हो? देखो, जिसको नया काम करना है तो स्टार्टिंग में वो तो कवर टेम्पर्ड से ही करे, जिसमें टेम्पर्ड वो ज़्यादा रखे, क्योंकि कवर में बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, हर किसी का अलग अलग टेस्ट है। कवर में भी गर्लिश कवर अलग आते हैं, बॉयज़ के अलग आते हैं, जो थोड़े एज के लोग होते हैं वो फ्लिप कवर लगाते हैं, अलग अलग है। तो स्टार्टिंग में तो टेम्पर्ड में ज़्यादा करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगी, वो लोगों के फ़ोन में देखेगा किस तरह का कवर लगा रहे हैं लोग, किस तरह की वहाँ पे ऑडियंस है, किस तरह की, तो वहाँ पे वो इंक्रीज़ कर सकता है। और स्पेशली टेम्पर्ड और कवर के लिए हमने स्टार्टअप किट भी बना रखी है, 10,000 रुपये की हमारी स्टार्टअप किट है, उसमें हम 500 पीस टेम्पर्ड ग्लास देते हैं और 350 पीस कवर देते हैं। उसमें सारे रनिंग्स मॉडल्स होते हैं। और टेम्पर्ड में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि एक ही टेम्पर्ड का मॉडल मल्टीपल फोन्स में लग जाता है। एक Realme 5 का टेम्पर्ड आता है, वो लगभग 100-150 मॉडल्स में लग जाता है, तो टेम्पर्ड में इन्वेंटरी कम रखनी पड़ती है। अगर वो 300-400 टेम्पर्ड भी रखेगा ना, तो भी उसका स्टार्टिंग में काम चल जाएगा। और डेड इन्वेंट्री कैसे हैंडल करी जाती है? इसमें मार्जिन ही इतना है कि डेंट बहुत कम होता है इसमें देखिए, आप 3x 4x कर रहे हो, अगर पूरे साल में आपने 10 लाख का भी माल खरीदा, उसमें 5-10% डेड भी हो गया या 10% भी डेड हो गया, तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है कोई, और वो भी आगे रिसाइकल होता रहता है, क्योंकि फ़ोन कभी भी ख़राब नहीं हुआ। जैसे आपके पास iPhone 15 है, आप iPhone 16 पे शिफ्ट हो गए, तो iPhone 14 आप या तो घर में किसी को दोगे या टीम मेंबर में किसी को दोगे या किसी को सोल्ड आउट करोगे, तो वो भी तो कवर टेम्पर नया लगाएगा ही। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल अगर मॉडल चलना बंद हो गया तो कभी आएगा ही नहीं। आज भी बहुत 8-8 10-10 साल पुराने सैमसंग के फ़ोन आते हैं, ग्रैंड आता है, उसके कवर टेम्पर्ड आज भी बिकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बिकते हैं, तो चलता रहता है ये। ठीक है। और डेड का कोई तरीका नहीं है, जैसे कि मान लो किसके पास पड़ी हुई है इन्वेंट्री, अब वो बिक नहीं रहा, और या फिर उसने टशन में खरीद ली वॉल्यूम, अब उसको लग रहा है यार अब पड़ा रह गया, अब क्या करे? फिर तो वही आजू बाजू वाले दुकानदार होंगे, उनको वो ऑफर कर सकता है अगर उसका माल नहीं बिक रहा है, बट ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर बाकी तो एक बार माल लेने के बाद तो देखिए कोई उसकी वैल्यू डाउन ही हो जाती है। चाहे आप गाड़ी भी खरीदोगे, नई शोरूम से बाहर निकलने के बाद उसके 1-2 लाख टूट ही जाते हैं, महीने 2 बार 1-2 लाख टूट ही जाते हैं। तो ऐसा कुछ उस तरह का है नहीं कि रिप्लेसमेंट वाला कुछ हिसाब किताब होता नहीं, क्योंकि एज अ होलसेलर हमारा मार्जिन इतना होता नहीं कि हम रिप्लेसमेंट फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड कराएं, और इतना समय भी नहीं होता है कि हम उसको भी केयर करें। बाकी हम अपनी तरफ से कोई अगर नया होता है तो उसको हम गाइड कर देते हैं कि हाँ तुम इस लोकेशन में रहते हो। जैसे पंजाब वाले हैं, पंजाब वालों को मैं सजेस्ट करूंगा वो iPhone, OnePlus वगैरह, सैमसंग के S22 अल्ट्रा वगैरह के लोग ज़्यादा रखें। अगर वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार में है तो वहाँ पे Redmi, Oppo, MI, Realme वगैरह ज़्यादा हिट होता है, तो उसके वो एसेसरीज वगैरह वहाँ पे रख सकते हैं। वो एक क्राइटेरिया होता है। थोड़ा और डिटेल में समझाओ, ये जो आपने 2 स्टेट बताई है थोड़ी और बताओ, और बाकी स्टेट्स के बारे में बताओ। हरियाणा में भी iPhones वगैरह ज़्यादा बिकते हैं, पंजाब, हरियाणा, और साउथ साइड में थोड़ा Realme और Oppo ज़्यादा बिकते हैं। यूपी, बिहार में itel, टेक्नो, इन सब के मॉडल्स वगैरह ज़्यादा बिकते हैं। तो ये हमें पूरा आइडिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम 8 साल पुराने हैं, हमारे पास हर शहर का कोई ना कोई क्लाइंट जरूर है, चाहे वो कानपुर का सागर मार्केट हो, चाहे वो लखनऊ का नाका हिंडोला हो, चाहे लुधियाना की दाल मंडी हो, चाहे वो बनारस की गुड़ मंडी हो, लगभग हर जगह का हमारे पास कस्टमर है। तो हमें आइडिया रहता है कौन से, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रॉपर ERP है। हमें को पता है कि कोलकाता में हमने कौन से मॉडल्स बेचे हैं, यूपी में हमने कौन से मॉडल्स बेचे हैं, बिहार में हमने कौन से मॉडल्स बेचे हैं, हमें हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बिकेगी। इसमें भी ये होता है कि अगर आप दिल्ली का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर दिल्ली में आपके किसी पॉश एरिया में दुकान है तो वहाँ पे फिर Oppo, Realme वगैरह नहीं बिकेंगे, वहाँ पे फिर iPhones वगैरह के ही बिकेंगे। अब दिल्ली में कहीं आपकी दुकान इंदर लोक है या शास्त्री नगर है, वहाँ पे तो फिर Oppo, Realme, MI ही बिकेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन पॉश एरिया में है या थोड़े ठीक ठाक एरिया में है, उस हिसाब से वो अपना कलेक्शन वहाँ पे चूज कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं उड़ान की तरफ। उड़ान से एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, उड़ान पे ऐसा था कि हम 2019-20
2018 से हमने 2018 से उड़ान पे काम चालू किया था। 2018 में उनका कोई कमीशन नहीं चार्ज करते थे। 2019 में उन्होंने कमीशन चार्ज करना चालू कर दिया, मतलब 12-13% वो कमीशन लेने लगे थे B2B में। होलसेल में 12-13% बहुत मायने रखता है, तो प्रोडक्ट बहुत महंगा हो गया था। मतलब अगर कोई चीज़ 10 रुपये की आ रही है तो हमें वहाँ पे वो 13-14 रुपये की बेचनी पड़ती थी। 30-40% का हमें मार्जिन रखना पड़ता था, क्योंकि 12-13% उड़ान को ही चाहिए। फिर उसके अलावा हमारे भी खर्चे हैं, हमारे भी मार्जिन चाहिए उसमें। तो इस वजह से उड़ान पे हम उस टाइम 30-40-50 लाख रुपए का माल बेचते, तो हम देखते थे यार 3-4-5 लाख रुपए तो हम इनको कमीशन ही दे देते हैं महीने का। इससे बढ़िया हम अपना खुद ही वेबसाइट वगैरह बना लें, या हम खुद ही अपनी कोई ऐप वगैरह बना के काम कर रहे हैं। डेटा शेयर करते हैं उड़ान वाले? स्टार्टिंग में तो सब कुछ ओपन था, स्टार्टिंग में वो लोग डाटा प्राइवेसी नहीं रखते थे। बाद में उन्होंने नंबर हाइड करना चालू कर दिया। धीरे धीरे वो कमीशन के साथ साथ इवॉल्व होते गए, क्योंकि पहले तो उनको परवाह ही नहीं थी कि कमीशन तो मिलता नहीं है, तो नंबर ले भी लेगा तो हमें क्या करना है, भले वो काम करे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने नंबर वगैरह हाइड करना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे वहाँ पे उड़ान पे कमीशन की वजह से माल बहुत कॉस्टली होने लगा। 10 रुपये का माल 14-15 में एक दुकानदार के लिए मायने रखता है। 40%, 50% माल महंगा हो जाता था, तो काफ़ी मायने रखता था। फिर उड़ान ने धीरे धीरे आफ्टर कोविड धीरे धीरे वो शिंक करता गया, सैलर्स कम करता गया, कमीशन 12-13% से 15-16% कर दी उन्होंने। फिर फिलहाल वो मोबाइल एसेसरीज कैटेगरी में काम नहीं कर रहा है। तो अभी 2023 में हमने फिर सोचा कि अब उड़ान का ऑप्शन नहीं है, और कोई लोग हैं कि जिनको उड़ान से ही लेना पसंद था, मतलब उनको दिल्ली आने का टाइम नहीं है, या वो नहीं लेना चाहते दिल्ली आके, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ इस तरह का अपना वेबसाइट वगैरह बनाते हैं और अपना एप्लीकेशन वगैरह बना के काम चालू करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं उड़ान की बात करके चलूँ तो वहाँ पे RTO कौन हैंडल करता था? उड़ान पे देखिए ऐसा होता था कि लॉजिस्टिक चार्जेस हमारे नहीं होते थे। हमारा काम था कि ऑर्डर आया, ऑर्डर पैक करके उड़ान के पिकअप वाले ले जाते थे, उनको दे देते थे। तो उड़ान पे हमारा RTO 25% था, 25%। लेकिन उसमें हमारा नुकसान नहीं होता था, क्योंकि लॉजिस्टिक उड़ान बियर करते थे, हम नहीं बियर करते थे। और हमारे खराब माल आ गया तो आपने माल भेजा? आता था, फिर उसके लिए क्लेम का डिस्प्यूट रेज करना पड़ता था, कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ती थी। कभी कदा कस्टमर केयर वाले पास करते थे, कभी कदा नहीं भी करते थे। उसमें यही होता था, जो सपोर्ट टीम थी उड़ान की वो यही बोलती थी कि बायर बोल रहा है आपने गलत भेजा है, आप कह रहे हो कि बायर ने गलत भेजा है, अब हम किसकी माने? अब जो हमें अच्छे प्रूफ देगा, जो हमें अच्छे एविडेंस देगा, हम उसकी बात मानेंगे। फिर उसमें टाइम भी था, शुरू में 7 दिन का टाइम देते थे कि 7 दिन के अंदर कंप्लेंट रेज कर दो। फिर उसको शिंक करके 3 दिन कर दिया। तो समटाइम ऐसा होता था, काम ज़्यादा होता था, जो रिटर्न माल आया होता था खुल ही नहीं पाता था, वो हमें पता ही नहीं चलता था। तो फिर बाद में गिफ्ट मिलता था हमें कि अरे यार इसके अंदर तो डिनर सेट आया, इसके अंदर तो शू आया, इसके अंदर तो ये आया। लेकिन ठीक है, चल जाता था, मार्जिन होते थे तो चल जाता था काम। ठीक है। फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट स्विच करी, अभी भी 25% RTO एक्सपीरियंस कर रहे थे? नहीं, हमने एक्चुअली उड़ान वाला सिस्टम नहीं किया। उड़ान पे क्या करता था कि कस्टमर से कुछ भी वो एडवांस नहीं लेते थे, सारा कैश ऑन डिलीवरी पे निकाल देते। हम कस्टमर से 499 लॉजिस्टिक चार्ज पहले ही एडवांस ले लेते हैं, और हमारा लॉजिस्टिक चार्ज फ्लैट है, 499 फ्लैट है। चाहे कस्टमर 1 लाख का माल ले, चाहे 2 लाख का ले, चाहे 10,000 का ले, चाहे 5,000 का ले, चाहे 20,000 का ले, कितने भी अमाउंट का अगर वो माल लेगा तो 499 फ्लैट कोरियर चार्जेस ही उसको देना है। तो वो हम एडवांस ले लेते हैं, जिससे कि हमारा RTO रेट कम हो, और हम भी श्योर हो जाएं कि कस्टमर माल लेगा। क्योंकि हमारा टाइम लगता है, आधा 1 घंटा हमें ऑर्डर निकालने में लग जाता है। फिर उसको हम 2 बार चेक QC करके बेचते हैं कि कस्टमर को खराब माल ना पहुंचे। फिर उसको पैक करते हैं, पैकेजिंग कॉस्ट भी आती है। फिर अगर रिटर्न आए तो फिर हमारा फिर उसमें नुकसान है। फिर 7-8 दिन माल पहुंचने में लग जाते हैं, 7-8 दिन फिर वापस आने में लग जाते हैं, 15-16 दिन ऐसे ही लग जाते हैं। तो हमारी फिर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी। दैट्स व्हाई हम 499 पहले लेते हैं, उसके बाद हम उसका माल शिप करते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से RTO में कहाँ? हमारा RTO ओनली 2% है। अच्छा, 25% से 2% आ गया ये करके। और लॉजिस्टिक हैंडल कैसे किया जाता है, मतलब कौन सी कंपनी से? हमारा देखिए डिलीवरी कोरियर से काम होता है मोस्ट ऑफ। जहाँ डिलीवरी कोरियर के पिन कोड्स वगैरह नहीं होते हैं तो हम वहाँ एक्सप्रेस बीच से भेज देते हैं, या फिर गति से भेज देते हैं। बस 98% हमारा डिलीवरी कोरियर से ही होता है। सबसे चीप, बेस्ट और फास्ट डिलीवरी कोरियर ही है, उससे अच्छा फिलहाल कोई अभी इंडिया में अल्टरनेटिव है नहीं। और खर्चे कितने आते हैं आपके? मतलब आप ले तो रहे हो 500 रुपये, मेरे हिसाब से लॉजिस्टिक अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा खर्चा आता है वो। या हमारा एवरेज जो है वो 650 खर्चा है लॉजिस्टिक का, वो 150 रुपये हमारे मार्जिन से कम होते हैं। लेकिन उसमें हमने 499 में इसलिए कर रखा है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करे तो हमारा मार्जिन वहाँ पे सेट हो जाता है। और 499 में भी GST इंक्लूड है, 100-120 रुपये COD चार्जेस की फीस लगती है, वो भी इंक्लूड है, और 70-80 रुपये इंश्योरेंस के होते हैं। हम इंश्योरेंस के साथ माल बेचते हैं कि कल को पार्सल उसका खो जाए या कुछ हो जाए तो नुकसान ना हो किसी का। ठीक। और इंश्योरेंस क्या, कितना बड़ा अमाउंट हो उस पर सेम इंश्योरेंस लगता है? एक्चुअली हमारा एवरेज ऑर्डर साइज ही 10-12-15 हज़ार रुपये का है, तो 10-20 रुपये फ्लक्चुएट होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर गांव के लोग हमसे बाइंग करते हैं, जैसे आसाम का नलबारी हो गया, या लद्दाख का खरदुंगला हो गया, या उत्तर प्रदेश का याकूतगंज हो गया, या बिहार का नटकरियागंज हो गया। तो वो 10-12-15 हज़ार की ही ज़्यादातर बाइंग करते हैं, वो 1-2 लाख रुपए का ऑर्डर कम प्लेस करते हैं। और एक्सेसरीज में लाख रुपए का ऑर्डर बहुत बड़ा हो गया? ऐसा तो नहीं है, लाखों रुपए के ऑर्डर हमारे पास आते नहीं है, बट कम आते हैं। बहुत बड़ा तो कुछ भी नहीं होता, जिसका जैसा व्यापार है उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। जिसका व्यापार अगर स्टार्टिंग है तो नहीं, नॉर्मली एक दुकानदार के लिए लाख रुपए की इन्वेंट्री बड़ी हो गई या
चलता है। अगर उसके देखिए, अगर उसकी दुकान अच्छी लोकेशन में है जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा हैं या जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, जो क्राउडेड एरिया है, तो वहाँ पे 2-4-5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दिन के 100-150-200 कस्टमर आ रहे हैं। अगर हर कस्टमर का टिकट साइज 100-150 रुपए का, तो 10-15 हज़ार रुपये का धंधा हो गया, महीने में 4.5 लाख रुपए का धंधा हो गया, तो 2.5-3 लाख रुपए की बाइंग उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब अगर उड़ान वर्सेस खुद की वेबसाइट के प्रोज कॉन्स की बात करके चले, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, उड़ान तो एक बड़ी कंपनी थी, वो काफ़ी सारे कैटेगरी में काम कर रही थी, हम खाली मोबाइल। आपका एक्सपीरियंस, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, अगर आप पर्सनली एज अ सेलर उड़ान पे बेच रहे थे और आप अपनी खुद की वेबसाइट पे बेच रहे हो, तो दोनों के अंदर आपने क्या सीखा कि यार उड़ान में ये चीज़ अच्छी थी बट हमारे काम में ये चीज़ अच्छी है? देखिए, उड़ान पे सबसे पहले तो लॉयलनेस नहीं थी कस्टमर को, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेलर्स थे, तो कस्टमर किसी से भी माल ले लेता था। इसमें क्या है, कस्टमर लॉयल है, अगर उसे हमारा प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो वो हमसे ही हमेशा जुड़ा रहेगा। दूसरा, हमें कमीशन नहीं देना किसी को, सब कुछ हमारे हाथ में, मार्केटिंग हमारे हाथ में, हमें पता है कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, कहाँ पे हमें मार्केटिंग करनी है, और कस्टमर को हम नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं कि आज हमारे पास ये नया आया है, व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। उड़ान में ये सब चीज़ें नहीं थी, और हम ऐसा नहीं कि उड़ान का जो कमीशन हमारा बच रहा है वो हम सारा खुद ही रख रहे हैं, हम प्राइस भी डिस्क्रीज करते हैं। अगर आज भी उड़ान या उड़ान जैसे कोई और B2B पोर्टल चालू होता है तो उनके प्राइस हमसे ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि हम तो डायरेक्ट ही हो गए, हमें तो किसी को कमीशन देना नहीं है, तो उसका फायदा हम सीधा ग्राहक को ही देते हैं, ग्राहक को ही पास ऑन कर रहे हैं हम। और उड़ान में ऐसे क्या फायदे थे जो आपको लगा यार ये चीज़ें उड़ान में ज़्यादा अच्छी थी? उड़ान में हमारी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगती थी ना वाली, खाली कमीशन देना होता था, ऑर्डर आएगा तो कमीशन देना है तो ठीक है। इसमें हमें मार्केटिंग में हर महीने 5-6 लाख रुपए बजट लगाना पड़ता है, उसके बाद हमें ऑर्डर्स आते हैं। तो मार्केटिंग कैसे कर रहे हो अभी करेंट? मार्केटिंग हम मेटा पे कर रहे हैं मोस्ट ऑफ, हम वीडियो प्रमोशन ऐड वगैरह चलाते हैं, वहाँ से हम वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करके वहाँ से ऑर्डर्स वगैरह लाते हैं। और वेबसाइट से सीधा कन्वर्जन होता है? क्योंकि मैंने अभी आपसे भी डिस्कस कर रहा था, वेबसाइट पे मुझे उतना मज़ा नहीं आया, तो मुझे लगा कि यार अगर 5-6 लाख रुपए की एड रन कर रहे हो और वेबसाइट में उतना मज़ा नहीं है तो कन्वर्जन रेट खराब ही होगा। नहीं, कन्वर्जन है, ROS तो हमारा 20x है, ROS में हमारी कोई कमी नहीं है। और हमने वेबसाइट ना ऐसी बनाई है कि देखिए, जो दुकानदार आदमी ना, उसके पास टाइम नहीं है इतना कि जैसे वो काफ़ी सारी वेबसाइट होती है, उसमें पहले चूज़ करो क्या चाहिए आपको, उसमें जाओ, पहले ही वो लोग नंबर मांग लेते हैं। हम लोग पहले नंबर मांगते ही नहीं है, जब तक कस्टमर ऐड टू कार्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग नंबर नहीं मांगते हैं उसका, हमें नहीं चाहिए। जब तक उसको प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा उसमें नंबर लेके हम करेंगे क्या? तो उसमें सीधा हमने फ्रंट पेज पे ही ऐड टू कार्ट दे रखा है, सारे प्रोडक्ट्स हमने फ्रंट पेज पे दे रखे हैं, वो फटाफट आए, फटाफट बाय करके जाए, क्योंकि दुकानदार आदमी उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो 1-2 घंटा उस पर दे, ढूंढे कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ ना है, कौन सी चीज़ किस कैटेगरी के अंदर मिलेगी। तो हमने उसको बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया कि फटाफट कस्टमर का काम हो, फटाफट सारे प्रोडक्ट देख ले और जल्दी से जल्दी वो अपना ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है, और उड़ान में और आपको एज एन कोई बेनिफिट नहीं लगा? यहाँ पे भी नहीं होता गलत काम कि लोग बदल के कुछ और देते हो? यहाँ पर अभी तक तो हमारे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी ऑर्डर शिप करते हैं तो हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं। हर पार्सल की वीडियो रिकॉर्ड होती है, और हमारे यहाँ हम खुद ही सेलर, उसमें तो क्या मीडिएटर था ना, उसमें वही वाली बात होती थी, बायर बोलता था सेलर ने गलत भेजा है, सेलर बोलता था बायर ने गलत भेजा, तो उसकी सुनवाई करे कौन? उड़ान। तो उड़ान को जहाँ सही लगता था, जहाँ कंफर्ट आया, उसने वहाँ क्लेम पास ऑन कर दिया। इसमें तो हम खुद ही कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, हमको तो पता ही है हमने सही माल भेजा है, तो इसमें ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, अब मैं सोर्सिंग पे आता हूँ, माल कहाँ से लेते हो? डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हो या गफार में बाकी लोगों से भी? इंपोर्ट भी करते हैं, और दिल्ली NCR में आजकल लोकल फैक्ट्रीज काफ़ी हो गई हैं, जो लोकल फॉर वोकल, जैसा कि प्रमोशन चल रहा है अभी लोकल फॉर वोकल का, तो हम यहाँ से भी सोर्सिंग करके माल अपनी वेबसाइट पे ऑनबोर्ड करके बेचते हैं। तो अगर मुझे बताओगे ये काम शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे और कैसे फिर आगे आगे ट्रांजिट किया था? थोड़ी अपनी स्टोरी बताओ। देखिए, पहले तो मैं फुटवेयर शॉप पे सेल्समैन था 2009 से 2013 तक, तो 2012-13 में फ़ोन नए नए आए थे, एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह, तो मेरे पास भी पहले ही शायद मैंने फ़ोन 2012-13 में एंड्रॉयड लिया था। मैं फ़ोन के लिए बहुत एडिक्टेड हो गया था, मतलब सारा दिन मैं फ़ोन चलाता रहता था, काम में ध्यान मेरा नहीं रहता था। तो मेरा बॉस बड़ा नाराज़ था कि यार तुम अब फ़ोन में ध्यान देते हो तो अब तुम स्विच कर लो, हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार फ़ोन की एडिक्शन तो वही, तो क्यों ना हम अपनी मोबाइल शॉप ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर मैंने मोबाइल शॉप पे ज्वाइन करी, तो वहाँ पे मैं एज ए सेल्समैन ही था। तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यार 10-12 हज़ार रुपये का फ़ोन बेचने में भी 100-150-200 रुपये मार्जिन है, और उस टाइम स्क्रीन गार्ड चलते थे, टेम्पर्ड ग्लास नहीं आता था उस टाइम, तो स्क्रीन गार्ड में भी लगभग उतना ही मार्जिन है। तो ये काम ज़्यादा अच्छा है, कम इन्वेस्टमेंट पे है, कम इन्वेस्टमेंट पे काम ज़्यादा बेटर है। फ़ोन्स में गारंटी वारंटी देनी पड़ती है, सर्विस सेंटर के झमेले देखने पड़ते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, यूज़ एंड थ्रो है, कस्टमर को बेचा और उसके बाद फ्री हो गए हम। तो उसके बाद फिर हमने 2014 से 2017 तक हमने जयपुर राजस्थान में ही काम किया था। पहले मैं जयपुर में था, जयपुर राजस्थान में हमने अच्छा काम किया, पूरे राजस्थान में हम होलसेल करते थे, कोटा जो। और ऑन बोर्ड कैसे करते थे लोगों? हम मार्केटिंग करते थे जाके ऑफलाइन, वहाँ पता करते थे वहाँ पे होलसेल मार्केट कौन सी, वहाँ पे दुकानों को विजिटिंग कार्ड दे के आते थे, उनका व्हाट्सअप नंबर सेव करा के आते थे, फिर उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके वहाँ पे हो जाएगा। फिर 2017 में दिसंबर में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, फिर हमने दिल्ली में काम किया। दिल्ली से फिर हम यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एरिया हमने और बढ़ा दिया कि अब पूरे पैन इंडिया काम करते थे, क्योंकि जयपुर में खाली राजस्थान तक ही हम काम कर पाते थे। दिल्ली आके हमें
पंजाब का भी एक्सेस मिल गया, यूपी बिहार, मतलब ओवरऑल साउथ छोड़ के लगभग सारा एरिया हमें मिल गया। फिर वहाँ पे भी हमने वही स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम वहाँ पे जाते थे लखनऊ में, वहाँ होलसेल मार्केट पता किया कि हाँ नाका हिंडोला है, वहाँ पे जाके दुकानदारों से मिले, उनके नंबर सेव किए, उनको अपना नंबर सेव कराया, उनको प्रोडक्ट दिखाया, सैंपल दिखाया, तो धीरे धीरे ऐसे करके सेट हो गया। फिर उड़ान पे करते रहे धीरे 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 धीरे। मैं रोकता हूँ थोड़ा सा। जयपुर जब कर रहे थे काम, तो जयपुर कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे? जयपुर हम दुकान थी अपनी? हाँ दुकान थी, और एक नॉर्मल रिटेल दुकान थी या हम 6 महीना रिटेल किया था, उसके बाद होलसेल भी शिफ्ट हो गया। और माल कहाँ से करे थे? दिल्ली से लेके आता? तब हम दिल्ली से लेते थे। ठीक है। उसके बाद जब दिल्ली में दुकान बनाई तो कहाँ पे बनाई? दिल्ली में करोल बाग गफार मार्केट। सीधे गफार मार्केट। और किराए पे ली थी पहले? अभी भी रेंट पे ही है हम, गफार में सब बिजनेस में लगा। क्योंकि गफार जिनको नहीं पता बहुत महंगी दुकानें हैं, अंत दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानों से करोड़ों रुपए की सेलें हो रही है वहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद आगे कंटिन्यू, सॉरी, उसके बाद आगे के बाद जैसे कि अपना हम देख रहे थे कि उड़ान पे हम माल कर ही रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि अब उड़ान तो कर नहीं रहे मोबाइल एसेसरीज काम, तो हम अपना ही बना लें। फिर हमने अपना बनाया। अब धीरे धीरे हम इसमें ग्रो कर रहे हैं। अभी हम मोबाइल एसेसरीज कर रहे हैं, अब हमारा थोड़े टाइम बाद टारगेट है कि हम कंप्यूटर एसेसरीज ऑनबोर्ड करें, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, HDMI केबल हो गई, VJ केबल हो गई, और भी जो कंप्यूटर एसेसरीज आती है वो। क्योंकि हमने बाहर नोटिस किया है, जैसे मैं घूमने बहुत जाता हूँ, तो मैंने बाहर नोटिस किया कि बाहर लोगों के पास दुकानें बड़ी बड़ी हैं, वो एक ही दुकान के अंदर मोबाइल एसेसरीज भी बेच रहे हैं, कंप्यूटर एसेसरीज भी बेच रहे हैं, हेयर ड्राइवर भी बेच रहे हैं, ट्रिमर भी बेच रहे हैं, और छोटे मोटे मिक्सर भी बेच रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो हम भी धीरे धीरे इसमें और चीज़ें ऐड ऑन करते जाएंगे, लेकिन हम करेंगे सारा इन्वेंटरी रख के काम। हम वो नहीं करेंगे कि हमने लिस्ट कर दिया, ऑर्डर आने के बाद हम माल ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगा, फिर खरीदा फिर भेजा। हम इन स्टॉक रखेंगे, अच्छे प्राइस पे उसकी सोर्सिंग करेंगे, कम से कम प्राइस पे सोर्सिंग करके अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करेंगे, कम से कम मार्जिन रख के अपने कस्टमर को पास ऑन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वो बताओ, लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, नॉन ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें चले एक्सेसरीज? देखिए एसेसरीज में कवर टेम्पर्ड पे तो ऐसा कोई नॉन ब्रांड है भी नहीं, ठीक है। कवर टेम्पर्ड तो जेनरिक ही चलते हैं, बस ब्रांड नेम अलग अलग रख देते हैं लोग अपने नाम। आजकल वो चल गया ना, कुछ महंगे महंगे आते हैं, स्पाइजन का आता है एक, स्पाइजन ने अपना केसोलॉजी बना, वो सब और मोस्ट ऑफ चाइनीज ब्रांड ही हैं। और यहाँ पे जो जेनरिक है, कोई ब्रांड को इतना लंबा चौड़ा फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा क्या है कि हमारे इंडिया में 90% पॉपुलेशन की मंथली इनकम 10,000 रुपये के आसपास ही है, तो वो इतने महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है, हर किसी को 80-100 रुपये में टेम्पर्ड चाहिए, हर किसी को 80-100 रुपये में कवर चाहिए, और फिर ख़राब तो हो ही जाना है। अगर कवर टेम्पर्ड है, अगर फ़ोन गिरेगा तो टेम्पर्ड चाहे किसी का भी टूटना तो है ही, ठीक है। कवर भी है, पसीने से ख़राब होना ही है। 1-2 महीने बाद कस्टमर बोर भी हो जाता है कि यार अब बहुत पुराना हो गया, अब चेंज करते हैं इसको। तो ऐसा कोई इसमें है नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ब्रांड की ज़रूरत है, ये जेनरिक ही बिकता है। और ब्लैक ब्रांड में भी ऐसा ही है, जैसे अभी बोट वोट जैसे ब्रांड्स आ रहे हैं जो कम रेट के अंदर ठीक ठाक क्वालिटी दे देते हैं, तो वो हो गए। देखिए बोट का आई थिंक मेरे ख्याल में 600-700-800 रुपये का होगा। हमारे देखें आप, जो दुकानदार हमसे खरीदता है वो 250-300 रुपये में बेच देता है, तो 300 रुपये भी आपके मेरे लिए शायद बड़ी बात नहीं होगी, बट जिसकी इनकम ही 10-12 हज़ार रुपये, उसके लिए 300 रुपये एक दिन की दिहाड़ी होती है, तो वो 250-300 वाला ही प्रेफर करेगा। फिर वही वाली बात है, 600 रुपये में फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल रहा है, उस पर 100-150 रुपये GST है, 100-150 रुपये कमीशन है, तो प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट देखा जाए उतने का ही आसपास का होता है, बस खाली नाम का फ़र्क है। ऐसा कोई मेजर जरूरत होती नहीं है ब्रांड्स की। तो कभी B2C ट्राई किया B2B करने के बाद? नहीं, एक्चुअली B2C ट्राई हमने किया भी नहीं और करना भी नहीं, क्योंकि हमें किसी छोटे दुकानदार का काम खराब करना नहीं है। हमें तो अपना B2B ही करना है और हमें दुकानदारों के लिए ही काम करना है। नहीं, अपना खुद का ब्रांड निकालना है, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, अब आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करके मार्केट बन रही है, लोग आपसे माल ले रहे हैं, तो टेम्पर्ड आप ले ही रहे थे, पर टेम्पर्ड आप अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। कवर्स आप ले ही रहे थे, कवर के केस के ऊपर अपनी ब्रांडिंग करानी शुरू कर दी, तो ऐसा कुछ प्लान है गोइंग फॉरवर्ड? इस तरह का हम अगर ब्रांड बनाएंगे भी तो हम दुकानदारों के लिए बनाएंगे, हम B2C में नहीं बेचेंगे उसको, हम दुकानदारों को देंगे। यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह सब हम सारी खुद ही करेंगे, बट हम दुकानदारों को देंगे कि वही लोग उसको सोल्ड आउट करें। क्योंकि आज भी देखा जाए तो ऑनलाइन का मार्केट 12-13% है, 87% पब्लिक आज भी ऑफलाइन ही लेती है। लोगों को एक्सपीरियंस करके खरीदने में ज़्यादा मजा आता है, उनको देखते हैं कवर अलग अलग तरह का लगा के देखते हैं फ़ोन में, तो ऑनलाइन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हमें वहीं जाना है जहाँ ज़्यादा ऑडियंस है। ठीक है। और अगर मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करके चलूँ स्टेट वाइज, तो थोड़ा सा उसका भी ब्रेकेज दोगे कि कहाँ पे किस स्टेट से एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना आता है आपका? वो लगभग सब जगह से बराबर ही है, 10-12-13 हज़ार रुपये का ही ऑर्डर होता है। क्योंकि आप देखो ना, 20-30 रुपये का एवरेज प्राइस हो जाता है हमारा कवर टेम्पर्ड का देखा जाए तो 10-12 हज़ार में 500-600 पीसेज आ जाते हैं। अगर वो रोज के 20-30-40-50 पीस बेचेगा तो 10-15 दिन की वो इन्वेंटरी हो जाती है। और क्वालिटी वाली बात करके चले तो कि किस टाइप की क्वालिटी प्रेफर करता है किस स्टेट वाला बंदा, या सबके सब वही जेनरिक लेना पसंद? देखिए साउथ साइड में थोड़े सोबर ज़्यादा चलते हैं, वहाँ ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, और वेस्ट बंगाल बिहार वगैरह में थोड़े रेड हो गए या ऑरेंज हो गए, ग्रीन हो गए, ब्लू कलर हो गए, इस तरह के कलर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सब जगह का थोड़ा अलग अलग सेगमेंट। नॉर्थ बेल्ट में? नॉर्थ बेल्ट पे ज़्यादा कलरफुल चलते हैं, चटक। हाँ।
अब वो 3D वाले भी चलते हैं क्या? काफ़ी सारे हमारी वेबसाइट पे लगभग 300-400 तरह के कवर हैं। हर किसी का अलग अलग टेस्ट है, हर कोई अलग अलग अपने हिसाब से मंगाता है। जो आपको अच्छा लग रहा है पहले तो आप वही ट्राई करो, पहले वही मंगाओ। जो आपको ही नहीं अच्छा लगेगा वो फिर बेचोगे कैसे आप? और जो आजकल कस्टमाइजेशन का काम चल रहा है, नॉर्मली कस्टमाइज लेवल का ना वो B2C लेवल पे ही हो सकता है, वो B2B पे आप उनको मतलब आपकी वेबसाइट पे ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कस्टमाइज करके आगे बेचा जा सकता नहीं, इस तरह का हमारे पास कोई भी। है? जैसे प्लेन केसेस होते हैं, प्लेन केसेस के ऊपर भी शायद मेरे हिसाब से print करते हाँ, अगर प्लेन केसेस हमारे पास हैं, ट्रांसपेरेंट केसेस, अगर उसके पास प्रिंटिंग मशीन है तो वो हमसे प्लेन कवर लेके प्रिंटिंग करके आगे सोल्ड आउट कर सकता है। हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कस्टमाइज का मार्केट बढ़ेगा आने वाले टाइम में या नहीं? इतना एक्चुअली देखिए, अब लोग बिजी होते जा रहे हैं तो लोगों का इतना टाइम ही नहीं है वो अपना दिमाग लगा के कस्टमाइज कराएं। गिफ्टिंग में थोड़ा बहुत चलता है तो चलता है, बाकी तो कस्टमर को दूसरे लोगों को दूसरों की पसंद ही ज़्यादा पसंद है। दो दोस्त भी अगर खरीदने जाते हैं तो अपने दोस्त से पूछा ये कैसा लग रहा है, वो कहता है ये अच्छा लग रहा है, हाँ ये लेना है। तो मुझे थोड़ा कस्टमाइजेशन कम समझ में आता है। तो थोड़ा सा मुझे इस इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताओ, जो मतलब नॉर्मल पब्लिक, मैं मान के अब रिटेलर्स की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल पब्लिक के लिए कि क्या क्या घोटाले चल रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कि हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए, पर वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हमको लगती है। इस तरह का कोई डार्क सीक्रेट तो नहीं है। बाकी अपना ऑफलाइन बाइंग करो तो वही प्रोडक्ट आपको आधे रेट पे मिल जाएगा। सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट तो यही है, लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से लेते हैं तो वहाँ मैंने जैसे ही बताया आपको कि कमीशन वगैरह बहुत होते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको महंगा मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा ऑफलाइन लो, वही एक मुझे डार्क सीक्रेट नज़र आता है। चार्जिंग की तारों की क्वालिटी, नकली माल भी बिकता है। गफ़ार में अगर जाते हैं तो गफ़ार में आपको बॉस के हेडफोन्स मिल जाएंगे 200 रुपये के, 300 रुपये के। वो कस्टमर डिमांड कर रहा है इसलिए वो लोग बेच रहे हैं, वरना हमने तो नहीं, फिर उसके बाद वो आगे भी तो बेच रहे हैं ना। देखिए वो सब कुछ डिमांड कस्टमर की है, जैसा कस्टमर डिमांड करता है वैसा प्रोडक्ट सोर्स करना पड़ता है। तो इसमें कोई डार्क सीक्रेट वाली बात नहीं है। अगर उनको दिखाना ही 200-300 रुपये खर्च करके बहुत सा दोस्त में हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो कस्टमर की डिमांड फुलफिल करना है, राइट? नहीं, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, ये बात है शायद 2009-10 टाइप्स वाली। उस टाइम पे गफ़ार में ना आपको हेडफोन्स वगैरह मिला करते थे, डॉक्टर ड्रे, बीट्स वीट्स, ऐसे वाली चीज़ें मिलती थी, और वो बेचते थे 600-700 रुपये में। कहते हैं AAA कॉपी है, और कहते हैं कि यहाँ से लोग लेके जाते हैं और अपनी दुकान पे ओरिजिनल कह के बेचते हैं। ऐसे भी होता है? ऐसा कुछ दुकानदार करते हो तो करते हो, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे दुकानदार ही ऐसा करते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ है सेम क्वालिटी की अगर कम प्राइस में मिल रही है ओरिजिनल से तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। और लोगों को पता तो लगता नहीं है। जैसे अभी जो एप्पल के आ गए हैं, डिट्टो कॉपी है, मतलब कई लोग तो मैंने सुना है अमेजोन पे भी मिल रहे हैं, वो नकली भी हो सकते हैं। वो आप खोलते हो तो फ़ोन भी डिटेक्ट कर रहा है, उस पर आपको IBI नंबर भी दिखाई देता है, सब कुछ पता लगता है, बट वो होते नकली है। ऐसी चीज़ें एक्चुअली ऐसा होता है, देखिए जैसे कि एप्पल वगैरह है, कोई बाहर से सब इंपोर्ट होके आता है, तो कई लोग अनऑफिशियली इंपोर्ट कर देते हैं तो उसमें GST ड्यूटी वगैरह बच जाता है तो वो लोग उसको सोल्ड आउट कर देते मैं आप कह रहा हूँ 3000 रुपये में एयरपॉड 2 बेच रहा है कोई, हैं। तो वो तो और वो फ़ोन डिटेक्ट करके देगा आपको, उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी काम कर रही होगी, और उसमें सारा ऑप्शन आएगा आपके पास सारे। मतलब एक बंदा जिसने अभी तक एप्पल यूज़ नहीं किया, जिसको क्वालिटी की डेफिनेशन नहीं पता है, वो बेचारा देख रहा है, उसको सीरियल कोड ना समझ में आता है, वो सीरियल कोड सर्च मार के देख रहा है, डब्बे की पैकेजिंग वैकेजिंग देख रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, और वो आगे बिक रहा है। उसको तो बेचारे को मिल तो गया 6000 रुपये में, 7000 रुपये में, सोच के कि भाई मेरे को 24-25 हज़ार रुपये वाली आइटम 6-7 हज़ार रुपये में मिल गई, बट हुआ तो उसके साथ गलत ही ना। नहीं, गलत कैसे हुआ? 24-25 हज़ार उसको 6 हज़ार में प्रोडक्ट मिल रहा है, वो बनता तो चाइना में ही है ना, तो वहाँ से 3,000 रुपये में आगे अगर 6-7 हज़ार में बिक रहा है तो एप्पल अपना प्रीमियम चार्ज करता है। कॉस्टिंग तो ऑलमोस्ट सबकी सेम ही आती है। आप भी एप्पल जैसा अगर एयरपोर्ट चाइना से जाके बनवाना चाहोगे तो वो आपको ही बना के दे देंगे, लेकिन आप जितना प्रीमियम चार्ज करो, अब एप्पल को प्रीमियम चाहिए 5x 6x, तो उसमें तो कस्टमर को पैसे भी तो कम ही लिए। कस्टमर से 24,000 लिए तो गलत है, कस्टमर से लिया भी तो 6-7 हज़ार ही है, और कस्टमर को खुद पसंद होगा तभी तो लिया है उसने। और कई लोग तो OLX पे बेच देते हैं। मैंने क्या देखा है, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था, नकली लेके आते हैं कपार से, थोड़ा सा उसको गंदा करते हैं, उसको OLX पे सेकंड हैंड कह के बेच देते हैं। वो तो देखिए अब इसमें स्कैम करने वाले तो बहुत तरह के स्कैम हैं, होते रहते हैं। वो तो कस्टमर को जागरूक बनना है, कस्टमर को समझदार बनना है। अगर उससे प्रीमियम ओरिजिनल का चार्ज हो रहा है तो उसे ओरिजिनल ही मिलना चाहिए, और अगर उससे प्रीमियम ही ओरिजिनल का चार्ज नहीं हो रहा है तो फिर तो उसमें उसको पता ही है कि 6-7 हज़ार में मुझे क्या ही मिलेगा। आपके साथ कोई स्कैम हुआ अभी तक? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ है, हम तो जागरूक बयान है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि B2B के अंदर ही किसी बंदा पैसा ले गया, उधार के ऊपर ले गया? उड़ान के साथ ऐसा होता था। उड़ान में जब हम माल बेचते थे तो कई बार होता था हमने भेजे कवर है, हमें आ गया डिनर सेट, या हमने भेजे कवर थे, हमारे पास आ गया शूज़। इस तरह का उड़ान में होता था। वो स्कैम की कैटेगरी में हम। उधार में नहीं हुआ कि कोई उधार खा गया हो, गायब हो गया हो? प्लान में होता है थोड़ा बहुत, बट ठीक है वो चल जाता है। टर्नओवर हेल्दी होता है हमारा,
तो अगर 1-2% NPA है तो चल जाता है, इतना ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिना उधार के ऑफलाइन इंडस्ट्री बिना उधार के कोई काम है नहीं, तो वो चल जाता है, तो इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। और एवरेज अगर बात करके चले कितना मार्जिन होता है? देखिए हम तो 25% के GP आसपास रखते हैं, जिसमें 5-7% हमारे ऑपरेशन कॉस्ट है, 5-7% हमारा मार्केटिंग का खर्चा भी आता है। हमारे हाथ में तो 8-10% ही आता है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन फिर हमारा काम बल्क में है, धीरे धीरे हम उसको चला रहे हैं। हमें मार्जिन कम चाहिए, सेल ज़्यादा। और वेबसाइट पे और ऑफलाइन पे दोनों में मार्जिन सेम ही रखते हैं? ऑफलाइन उल्टा मार्जिन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन हमें मार्केटिंग के खर्चे कम करने पड़ते हैं और ऑपरेशन कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि ऑफलाइन ऑर्डर बल्क में आते हैं। एक ही ऑर्डर 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का होता है, तो उस पर कॉस्टिंग हमारी कम आती है। ऑनलाइन ऑर्डर छोटे छोटे होते हैं, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 5,000 का, 7,000 का, तो उसमें टाइम उतना ही लगता है। चाहे ऑर्डर 1 लाख का हो, चाहे 10,000 का हो, हमारा टाइम उतना ही लगना होता है। तो ऑफलाइन थोड़ा मार्जिन ऑनलाइन से ज़्यादा होता है, लेकिन फ्यूचर ऑनलाइन है। ऑनलाइन हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। आज हम यहाँ बेच के भी लद्दाख में भी माल बेचते हैं, जम्मू कश्मीर भी बेचते हैं, गोवा भी हमारा माल जाता है, मेघालय भी माल जाता है, ऐसी ऐसी जगह माल जाता है हमने जहाँ नाम ही नहीं सुना है। तो वो ऑनलाइन ही पॉसिबल है, वो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं। हम कब तक जाएंगे, कब तक हम अपना सेल्स पर्सन मेघालय बेचते रहेंगे कि आज मेघालय जाओ, आज सिक्किम जाओ, आज गैंगटॉक जाओ। बट ऑनलाइन तो हमें कैंपेन रन करना है कि हाँ मेघालय करना है, तो हमने मेघालय पे अपना बजट सेट कर दिया कि हाँ मेघालय का कस्टमर चाहिए, आसाम का चाहिए, आसाम में हमने बजट सेट कर दिया। अभी रेवेन्यू क्या आ रहा होगा? अभी हमारा मंथली रेवेन्यू 3 करोड़ के आसपास का है। और ये वेबसाइट से? हाँ, ये सारा वेबसाइट। और ऑफलाइन जो नॉर्मल B2B करते हो? B2B में हमारा अभी रेवेन्यू 1 से 1.5 करोड़ का मंथली का है। मतलब उसको सरपास कर गया है ऑनलाइन? जी, क्योंकि ऑफलाइन हमारे पास खाली 50-60 शहर ही थे, और ऑनलाइन हमारे पास 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मतलब हर, जैसे आप यूपी की बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ, बिहार की बात करें वहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे 700 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में रोज़ का 10,000 रुपये का ऑनलाइन माल बेचना है, जो कि 70 लाख रुपये होता है, यानी कि महीने में मोटा मोटी 21 करोड़ रुपये का। तो वहाँ हमारा टारगेट है। जब हम ये टारगेट अचीव करेंगे फिर हम एक नया टारगेट बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है। अगर आप समझने की कोशिश करो, अगर आप B2B बिजनेस कर रहे हो तो आप B2B छोटे पैकेजेस बना के बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। हमने B2B काम किया है, तो मेरे पापा या हमारी पूरी फैमिली हम बहुत इरिटेट होते थे B2B काम करने में, मतलब B2B को सील करने में, कि यार छोटे ऑर्डर नहीं बेचने यार। जैसे आपको एक एक कवर बेचने में किलस जाओगे, अब हमें नहीं करोगे। बट एक एक केस ना बेच के अगर हम एक बल्क पैकेट बना के बेचा जाए, एक छोटा पैकेज जो कि आप लॉजिस्टिकली भी अवेलेबल है, आप कोरियर पार्टनर के साथ में उसको बेच भी सकते हो। 10-15 हज़ार रुपये का टिकट साइज बनाया और पूरे इंडिया के अंदर बेचा। ROS इनका 20 का आ रहा है, और अगर वेबसाइट इंप्रूव हो जाती है, थोड़े सिस्टम्स और इंप्रूव हो जाते हैं, मुझे लगता है ROS और बढ़ सकता है। 20 का ROS बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 1 रुपया लगा के 20 रुपये मिल रहे हैं। 5 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ रुपया हो गया ना, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, बहुत बड़ा नंबर हो गया है ये। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि B2B वालों को तो मजा आ गया होगा, डायमेंशन खुला होगा नया। और अगर कोई दुकान चला रहा है तो आप इनकी वेबसाइट जरूर चेक करना, इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से वही रहेगा, थोड़ा वेबसाइट इंप्रूव करी जाए। जी बिल्कुल, आप उस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा उस पर काम चल रहा है। हम भी धीरे सीख रहे हैं, हमें भी अपनी वेबसाइट बनाए हुए 1 साल हुआ है, हम भी डे बाई डे सीख रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, कस्टमर्स हमें गाइड कर रहे हैं, और भी जो मेंटोर्स वगैरह हैं हमारे, जैसे यूट्यूब पे हम काफ़ी लोगों के वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनसे भी थोड़ा थोड़ा सीख के हम डे बाई डे इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।